Good evening, students. I welcome you for another important lecture on transition elements. देखो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, और आज जो आगे लेक्चर है वो इससे भी इंपॉर्टेंट लेक्चर चलने जा रहा है। तो आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए। आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो बिफोर आई बिगिन एक छोटे छोटे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं और आ चुके हैं उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत फिर आपसे कर लूं। क्वेश्चन नंबर 1 इसके ऊपर यही आ रहा है कि व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं ये कह रहा हूँ व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा रिकैप करने जा रहे हैं। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो क्वेश्चन आंसर्स ही होते हैं हमारे लेक्चर्स के अंदर, जिससे कि आपको पता लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाई जिंक कैडमियम मर्करी व्हाई आर नॉट considered transition elements छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात चल रही है, स्टूडेंट्स। और हमने आपको लास्ट लेक्चर में इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए थे, कुछ डेफिनेशंस भी बताई थी, तो जिनके बारे में हम आपको फिर से दोबारा से छोटा सा रिकैप दे रहे हैं कि जो स्कैंडियम है, हम ये कह रहे हैं जो स्कैंडियम है वो क्या है, इज इट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। स्कैंडियम इज ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक नॉट। क्वेश्चन को आगे पीछे किया जाता है एग्जाम्स के अंदर, मटेरियल वही होता है, कंटेंट वही होता है। जिनको कंसेप्ट्स क्लियर होती हैं, जो स्टूडेंट्स फंडामेंटल समझ जाते हैं, उनको कोई डिफिकल्टी नहीं आती। और जो सोच रहे हैं कि मैं रट्टेबाजी करके जा रहा हूँ, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, वो काम नहीं करेगा स्टूडेंट्स। अब वाई सिल्वर इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक नॉट। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने आपके सामने रख दिए हैं और आपको मिलते हैं 30 सेकंड हर एक का आंसर करने के लिए। बताइए आपके पास आंसर है, 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूं मैं आपको, 30 सेकंड का दे रहा हूं ईच क्वेश्चन के लिए, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। जल्दी बताइए, एक एक वर्ड के आंसर होते हैं, एक लाइन से ज्यादा आंसर नहीं लिखे जाते पेपरों में। तो बताओ पहले क्वेश्चन कहां से कौन बता रहा है, इसमें कोई डिफिकल्टी रह गई अब कि जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट डी में फिल होते हैं तो वो डी ब्लॉक होती हैं, आउटर मोस्ट एस में जाते हैं तो एस ब्लॉक होते हैं, आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो पी ब्लॉक में फिल होते हैं तो वो पी ब्लॉक होते हैं, और आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन जब एफ में जाएंगे तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। इसके ऊपर तो कोई डाउट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से थे, विच हैव वन और मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड और इन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने दो डेफिनेशन दी थी, या कि विच हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन ग्राउंड और इन वन और मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो इसलिए जिंक कैडमियम मरकरी इनका 3D आपको पता भरा पड़ा है। ये है 3D10 4D10 5D10, 3D10 4D10 510 कॉन्फ़िगरेशन है। और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखी भी जाए स्टेबल तो भी 2 इलेक्ट्रॉन एस से चले जाएंगे तो D10 बचा रहेगा। इसलिए ये कंप्लीटली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड नहीं है। इसलिए ये डी ब्लॉक के एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। फिर भी इनको क्यों रखा गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स के,
क्योंकि जब प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज हो जाती हैं स्टूडेंट्स, तब भी हम इनको रखते हैं, जैसे कि हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में भी लेंथेनम और एक्टिनियम को उनकी सीरीज में रखेंगे। वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स 4F वाले नहीं हैं, फिर भी उनको हमने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में 4F और 5F के साथ रख दिया, क्योंकि लेंथेनम की प्रॉपर्टीज लेंथेनाइड्स के बराबर होती हैं, यहाँ तक कि नाम भी लेंथेनाइड सीरीज कर दिया, और एक्टिनाइड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो 5F वालों के सिमिलर हो जाती हैं काफी, तो इसलिए उसको उसी ब्लॉक उसी ग्रुप में रख दिया, और यहाँ तक कि नाम भी उनका एक्टिनाइड सीरीज कर दिया। तो जब प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज होती है तब भी हम इनकी करते हैं। स्कैंडियम तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है स्कैंडियम का 4s2 3d1, तो इसके पास तो है एक इलेक्ट्रॉन डी में, तो इट हैज पार्शियली फिल्ड डी सब शेल, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है मुझे। और सिल्वर को क्या रखा, जबकि जिंक के 3d10 है, इसका भी 3d10 है, लेकिन जिंक सिल्वर में क्या होगा, सिल्वर का क्या है, आपने देखा स्कैंडियम, टिटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो सिल्वर में क्या होगा कि ये भी है, ये 3d9 बन सकता है एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसीलिए इसको रखा गया है। क्योंकि अगर कोई स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अगर पार्शियली फिल्ड हो जाता है डी, तो भी वो बन जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इस तरह से हमें आंसर करने होते हैं पेपर्स में स्टूडेंट्स, जिसके बारे में हमने दोबारा से रिकैप किया ये समझाने के लिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या। और मैंने आपको बताया कि 3D सीरीज तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D सीरीज के बारे में मैंने बार बार कहा कि स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये तो हमें याद ही होना चाहिए। और 21 एटॉमिक नंबर से शुरू हुआ, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 30, इतना तो मुझे याद करना ही है, क्योंकि ये सीरीज बहुत काम की है, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली पेपर है। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए। हमने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे आर्गोन होता है 18 और 4s2 20 हो गए, तो 3d1 से शुरू हुआ। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, हमने स्टार लगाया था, क्योंकि हाफ फील्ड जो होते हैं वो मोर स्टेबल हो जाते हैं, तो ये 4s1 3d5 हो गया था, और फिर बाकी वैसे ही चलेगा 3d7, और फिर यहाँ पर भी हमने स्टार लगाया था, ये 3d10 और 4s1 हो गया था। हाफ फील्ड और कंप्लीट डिफल्ट वाले ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं स्टूडेंट, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें आनी चाहिए। तो ग्रुप नंबर भी हमें पता है कि देखो, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, तो ये डी ऑर्बिटल वाले हैं, D1 to D10 तक जाएंगे, डी ऑर्बिटल वाले हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब मैंने बात की थी स्टूडेंट, तो मैंने ऐसे लिखा था NS122। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट की पूछी जा चुकी है पेपर में। ये ऐसा बोलते हैं, ये आउटर शेल S है और ये N-1 है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, इसे बोलते हैं पिनल्टीमेट शेल। ये कौन सा है, पिनल्टीमेट शेल है। नेक्स्ट टू एक कम है इससे, तो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं स्टूडेंट्स। जब 3D सीरीज बनी है, तो 3D सीरीज में फोर्थ पीरियड होगा। इसका मतलब मैंने जो 3D सीरीज की बात की स्टूडेंट, ये फर्स्ट सीरीज थी, मेरी फर्स्ट सीरीज थी स्टूडेंट्स ट्रांजिशन की, ये फोर्थ पीरियड वाली थी। और जब मैंने 4D सीरीज की बात की थी, 4D सीरीज की मैंने बात की थी स्टूडेंट, तो ये सेकंड सीरीज थी, मेरी सेकंड सीरीज थी, और ये फिफ्थ पीरियड को बिलोंग करती है। और जब मैंने 5D सीरीज की बात की, ये 3 सीरीज इंपॉर्टेंट हैं, इनके एलिमेंट्स के नाम आपके एनसीईआरटी बुक में, हर बुक में अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पे खत्म हुए स्टूडेंट्स। तो 5D सीरीज जो होगी उसे थर्ड सीरीज कहते हैं, और ये कौन से पीरियड से स्टार्ट हुई, सिक्स्थ पीरियड। तो ये सिक्स्थ पीरियड में आ गए। तो आप देख रहे थे कि फिफ्थ पीरियड में जो हमारे पास देख रहे थे 4D आया, और ये सिक्स्थ पीरियड में 5D सीरीज शुरू हो गई। 5D सीरीज का मतलब ये है स्टूडेंट कि इसका जो अगर 5D है तो फिर 6s2 होना चाहिए। सिक्स्थ पीरियड का मतलब N6 है,
हाईएस्ट वैल्यू कितनी है शेल की 6, तो वो 6th पीरियड में आ गई। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपने देखी थी, क्या देखी थी कि यहाँ पर इसके अंदर ग्रुप 3 में स्टूडेंट ग्रुप 3 में क्या हुआ था, जब मैं 57 पर आया था, जब मैं 57 एटॉमिक नंबर पर आया था, तो ये मेरा ग्रुप 3 है, ये मेरा ग्रुप 3 है स्टूडेंट। तो इसके अंदर अगर मैं 57 पर आया था तो फिर क्या हुआ था, वो लेंथेनम जो लिखा हुआ था, हमने क्या लिखा था लेंथेनम, के ऊपर हमने स्टार लगा दिया था। अब उसके बाद 58 तो 58 पे शुरू नहीं हुआ था, 58 पे शुरू नहीं हुआ था, याद करो जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ स्टूडेंट, क्या हुआ था लेंथेनम के बाद क्या हुआ था, लेंथेनम का 57 मैंने टॉपिक नंबर लिखा, उसके बाद लिखा था 72 हैफनियम। तो यहाँ पर 14 एलिमेंट जो थे वो कहाँ गए थे, हुआ क्या था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डी में गया था, 5D में गया था, एक इलेक्ट्रॉन 5D में गया था आपका। उसके बाद फिर 4f वाले बनने शुरू हो गए थे, 4f से 4f14 तक के एलिमेंट्स भरे गए थे, तो उनको फिर हमने क्या नाम दिया था लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज वाले एलिमेंट शुरू हो गए थे स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपने देखा था कि लेंथेनाइड सीरीज वाले शुरू हो गए थे, जो फिर आपको मिला था 58 वाला, 58 एटॉमिक नंबर वाला, और ये सीरियम से स्टार्ट हो गए थे 58 वाला, और सीरियम 4+ बहुत स्टेबल होता है, देखोगे 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला बना लेता है। और उसके बाद 71 तक गया था, 71 एटॉमिक नंबर तक, क्योंकि 72 हैफनियम है यहाँ पर। तो सीरियम से लेके हमें मिल गए थे, हम चले गए थे, तो इसका कितना एटॉमिक नंबर था 71 वाला लुटीशियम। तो ये 4f वाले ये लेंथेनाइड सीरीज मिल गई थी, इसको क्या बोला था लेंथेनाइड सीरीज, क्या नाम है लेंथेनाइड सीरीज। उसने पूछा था क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ लेंथेनाइड सीरीज, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आंसर की बात चलती रहती है, व्हाट इज द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ लेंथेनाइड सीरीज। तो जल्दी से बताओ क्या ग्रुप और पीरियड नंबर है लेंथेनाइड सीरीज का, क्वेश्चन 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आ गया। लेंथेनाइड सीरीज कौन से ग्रुप को और कौन से पीरियड को बिलोंग करती है, कौन बता रहा है आंसर, जल्दी करो 30 सेकंड का वक्त है। ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, मुश्किल क्या है आपके सामने, मैं तो लिख ही चुका हूं, बताओ जल्दी से कौन सा सीरीज में है, कौन सा पीरियड है, कौन सा ग्रुप नंबर है। तो देख ही रहे हो कहां से कौन से, ये 6 वाले हैं, 6 वाले तो हमारे 6 पीरियड में है, तो ग्रुप 3 से में से निकल रहे हैं, ग्रुप 3 में से निकल रहे हैं, ग्रुप 3 है, और पीरियड कौन सा है 6th पीरियड। तो ये 14 एलिमेंट थे, 14 एलिमेंट, जो कि एफ में 14 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल हैं, 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। यहाँ पे सीरियम टू लुटीशियम तक मैं चले गया, लेकिन लेंथेनम को भी, लेंथेनाइड को भी इसी में रखा गया क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इनसे सिमिलर है। ये लेंथेनाइड सीरीज को बिलोंग करता है, लेकिन ये एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में एफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, लेंथेनाइड में कोई भी इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं है, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लेंथेनाइड सीरीज में रखा गया है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर होती हैं लेंथेनाइड की। तो क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जा सकता है, मैं कहता हूँ टेंशन पे करो, कोई भी वर्ड यूज करता हूँ उसको सोचो समझो। एफ ब्लॉक नहीं है, लेकिन लेंथेनाइड सीरीज में रखा गया, क्या नाम है उस एलिमेंट का, यहाँ पर लिखा लेंथेनाइड। तो आप देख रहे हैं, फिर इसके बाद में जब मैंने कहा कि नेक्स्ट सीरीज पे जब मैं आया था, वो 6D सीरीज थी, 6D सीरीज जो है 3D सीरीज, 4D 5D 6D सीरीज में जो होगा वो क्या होगा, उसे 7th पीरियड में आ जाऊंगा। 7th पीरियड में से कौन से एलिमेंट निकले थे स्टूडेंट, कौन से एलिमेंट निकले थे, इसमें 32 ऐड कर दूं तो कितना बन जाता है, 32 में 89 बन जाता है, वो है एक्टिनियम। एक्टिनियम 89, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें 6D1 और 7s2 बनने वाला है, 6D1 और 7s2 बनने वाला है, लेकिन इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो है थोरियम स्टूडेंट, थोरियम 90 वाला। इसमें इलेक्ट्रॉन एफ में जाने शुरू हो जाएंगे और फिर 14 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, हमें 14 इलेक्ट्रॉन फिर मिलेंगे, तो आप फिर ऐड कर सकते हैं इनमें, तो 32 ऐड कर दो, तो 32 ऐड कर दो, कितना बन जाएगा इसमें, लो ये कितना हो गया
तो इस तरह से आपको फिर ये एक और सीरीज मिल गई थी जिसे बोला था एक्टिनाइड सीरीज, जिसको क्या बोला था मैंने, एक्टिनाइड सीरीज 5F वाले होते हैं, ये 5F वाले एक्टिनाइड सीरीज स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम कहां से कहां जा रहे हैं स्टूडेंट्स। एलिमेंट्स को हम कैसे बनाते हैं 90, तो ये आ गया। तो हमें ये एलिमेंट्स को बना सकते हैं स्टूडेंट्स, और वो सीरीज इनकम्प्लीट है, लास्ट वाली तुम्हें पता ही है कि वो एलिमेंट अभी है नहीं हमारे पास, उनके नाम आपके पीरियोडिक टेबल में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी स्टोरी आपको बताई कि जो हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हमने आपको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इसी क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के इनसाइड से निकले हैं, दे आर बोर्न आउट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ग्रुप 3 क्यों बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, किनको, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। So lanthanide and actinides are also called inner transition elements because they are born out of the group 3 of the transition elements. तो उसके अंदर नहीं रखे गए, अलग से रख दिए गए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया why they are called inner transition elements. ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि what are transition elements। देखो they are lying in between S and P block element, तो प्रॉपर्टीज की ट्रांजिशन होती है, इसलिए उनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखा गया। Why they are called transition? Because there is a transition of properties from S to P. तो ये सारी बातें आपने नोट कर ली, कितने सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, इनको आपको समझना है और कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है। यहाँ पे नोट हो गया था, कर लिया तुमने। ये सीरीज को याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें पता लगा। अब एक बात क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए। एग्जाम में उसने ये पूछ लिया, आपको एग्जाम में उसने ये पूछ लिया, व्हाट आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर मैं आ गया स्टूडेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आपने देखा कि ये तो सारे मेटल्स हैं, ठीक है, दे आर मेटेलिक इन नेचर, दे आर मेटेलिक। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मैल्यूबल होंगे, आप ये कह रहे हैं डक्टाइल होंगे और गुड कंडक्टर्स होंगे किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, क्योंकि आपने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी है स्टूडेंट्स, NS2 और N-1D, इनमें दोनों ऑर्बिटल अवेलेबल है और उनमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इनके पास है, तो ये मेटल्स हैं, तो ये कंडक्ट कर सकते हैं, ये कंडक्ट कर सकते हैं, ये मेटेलिक बिहेवियर अपना शो करेंगे स्टूडेंट्स। डक्टाइल अवेलेबल, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है इनकी। और ये हार्ड है स्टूडेंट। एल्कली वाले मेटल, एल्कलाइनर मेटल सॉफ्ट थे, सोडियम को तुमने नाइफ से भी कट कर लिया था, लेकिन आयरन को क्या कट कर लोगे नाइफ से, कॉपर को कर लोगे, गोल्ड को कर लोगे, तो फिर ये तो बहुत हार्ड है, इनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, हार्ड है, मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इनकी डेंसिटी भी हाई है। तो इसका मतलब इनमें मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड है, मेटल मेटल के जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। आप यही कह रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग है, क्या क्या है, मेटल मेटल बॉन्ड। और ये टिपिकल मेटालिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं। मेटालिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ याद आया? सॉलिड स्टेट का एक चैप्टर है, उसमें डिस्कशन की जाती है कि क्रिस्टल्स बनते हैं, कितने टाइप के क्रिस्टल्स हम दिखाते हैं स्टूडेंट्स, CCP, HCP, सिंपल क्यूबिक, कुछ इसके HCP वाले, CCP वाले, सिंपल क्यूबिक स्केल वाले, इस तरह के इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो टिपिकली मेटल्स के होते हैं, मेटल्स के होते हैं, दे आर टिपिकल मेटल्स। ये सारा डिस्कशन होगा सॉलिड स्टेट के चैप्टर में, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया ये बहुत क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होते हैं इनके पास हैं, कौन कौन से हो सकते हैं।
एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, एक सिंपल क्यूबिक होता है, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, ये सब में एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो आपकी बुक में टेबल में लिखा होगा। यहाँ पर डिस्कशन सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे इनके अंदर। लेकिन एक पता, ये सब तो सॉलिड्स है, लेकिन एक इसमें ऐसा भी है, एक एलिमेंट ऐसा भी है जो लिक्विड है, उसका नाम बताओ कौन सा लिक्विड है, कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे, आंसर करने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। अरे मरकरी एक लिक्विड होता है, मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है, बाकी तो सब सॉलिड है, आयरन वगैरह सब, मरकरी लिक्विड है। तो हर एक में एक्सेप्शंस होती है केमिस्ट्री में, उनके बारे में हम डिस्कशन करते रहते हैं, इसको नोट किया जाए, सारे पॉइंट्स को नोट कर लो स्टूडेंट। डक्टाइल है, मेलेबल है, हाई थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मेटालिक लस्टर है, मेटालिक लस्टर है, मेटालिक लस्टर, और इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैंने बताए, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो ये स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, जो ये स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, जैसे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैंगनीज। जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैंगनीज स्टूडेंट ये ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बना रहे। अब इसका रीजन बताओ कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैंगनीज जो है, दे आर नॉट फॉर्मिंग टिपिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, ये मेटालिक स्ट्रक्चर नहीं ऐसे बना रहे। ये एक्सेप्शन हो गई, ये एक्सेप्शन हो गई मेटालिक क्रिस्टल्स में, क्योंकि जिंक का D10 है, D10 है, D10 है, ये D10 वाले हैं। मैंगनीज हाफ फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो वो उस टाइप के टिपिकल मेटालिक क्रिस्टल्स नहीं बना रहे। जहां पर एक्सेप्शंस होती हैं वो क्वेश्चन बन जाते हैं। हर पॉइंट को नोट कर लो स्टूडेंट, हर पॉइंट को नोट कर लो। तो मैंने ये क्वेश्चन दिया था, उसके आंसर देख लीजिए आप। और कहीं एक्सेप्शन है तो वो लिक्विड है। यहाँ पे जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैंगनीज ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, क्योंकि ये D10 वाले ये कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हो चुके हैं इनमें। और मैंने वैसे भी कहा था कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। उसका रीजन भी हम दे चुके हैं। ये भी हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया। दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है, टेंशन पे करनी है, टेंशन पे करनी है। अगर हमने टेंशन पे नहीं की स्टूडेंट तो हम आउट हो जाएंगे। हर लेक्चर में सोचना है, दिमाग लगाना है, एंथुसियाज्म, इंस्पायरेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, समझने की कोशिश करनी है, तभी तो मैं समझ पाऊंगा। बेसिक कंसेप्ट को समझना है, यही हमारी कोशिश है। डी कोड कर रहे हैं हम सारी केमिस्ट्री जो लिखी है एनसीईआरटी में, और बीएससी की केमिस्ट्री सबको डी कोड कर रहा हूँ। एनसीईआरटी की पूरी किताबें, छोटी किताबें भी कर रहा हूँ 7th 8th 9th तक, इसलिए कि सर समझना है स्टूडेंट। मुझे समझ नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा। क्वेश्चन कोई भी आता, समझना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो हमें समझ में आ गई जो हमने डिस्कस की। अब मैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो डिस्कशन चल रही है, मैं बताना जा रहा हूं मेल्टिंग पॉइंट्स के ऊपर। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और बॉइलिंग पॉइंट्स। अब बताओ कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे या लो होंगे, ये क्वेश्चन खड़ा हो गया हमारे पास। whether they will have higher melting or boiling point students। एस ब्लॉक के एलिमेंट देखे तुमने, आप वो भी मेटल्स थे लेकिन वो बड़े सॉफ्ट थे, वो बहुत सॉफ्ट थे। लेकिन आप ये कह रहे हो तो बहुत हार्ड है सर एज कंपेयर टू दी एल्कली मेटल और एल्कलाइन मेटल, ये उनसे हार्ड है स्टूडेंट्स। और ऐसा क्या रीजन है, इनके मेल्टिंग पॉइंट उनसे भी हाई है। मैं ये कह रहा हूँ दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन फिर बन गया मेरा भाई, ऐसा क्या रीजन है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर जो बॉन्डिंग हो रही है स्टूडेंट, मेटल मेटल जो बॉन्डिंग हो रही है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। अगर मेटल मेटल के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे, उन्हें मेल्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो इनकी मैं ये कह रहा हूँ जो मेटल मेटल बॉन्डिंग है वो हायर होने वाली है,
तो इनके अंदर किस टाइप के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है स्टूडेंट? आंसर में क्या लिखा है कि देखो इसके अंदर हमारे पास कौन से ऑर्बिटल है, n माइनस डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन आप कह रहे हो ns। तो इनके अंदर एक तो s ऑर्बिटल है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वाले ऑर्बिटल हैं जो मेटेलिक बॉन्डिंग बनाते हैं, और ये भी ऑर्बिटल हैं ये मेटेलिक और कोवलेंट दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दो टाइप के बॉन्ड बना सकते हैं। तो क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स ns में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मेटेलिक बॉन्ड बना सकते हैं, और n-1 में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो भी मेटेलिक और कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। इसके कारण इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनसे हाई, उनसे ज्यादा, इनसे जो s ब्लॉक के एलिमेंट्स। इसीलिए क्योंकि इनकी मेटल बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, और इसके कारण उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होने वाली है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एस ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा है। क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे स्टूडेंट बॉन्डिंग में? n-1 को क्या बोला मैंने? पेनल्टीमेट शेल वाले, ये आउटर मोस्ट है, उसके नेक्स्ट वाला ये है। और एफ ब्लॉक वाले को क्या बोलते हैं? एंटी पेनल्टीमेट। एफ वाला 4f आएगा तो एक उससे भी कम होगा, वो n-2f होगा। nf है, n-1 d है पेनल्टीमेट, n-2f है तो उसे एंटी पेनल्टीमेट शेल कहा जाता है। वो हम जब मैं मैथमेटिक्स का चैप्टर बताऊंगा तो उसमें आएगा। तो इसका कारण हमें पता लग गया, इनके मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत हाई है। तो अगर एक ग्राफ आपके बुक में दिया हुआ है, एक ग्राफ आपके बुक में दिया हुआ है जिसको हमने यहाँ पर दिखाया है आपको, ये मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हो, केल्विन में 10⁻³ है, 10⁻³ है, 2 × 10⁻³ कितना हो गया? 2000 केल्विन हो गया मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हो। ये मेरी 3D सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है स्टूडेंट? 3D है। ये 3D वाले हैं, टिटेनियम, पैलेडियम, क्रोमियम, इस तरह से दिख रहे हैं। पहले ये बड़ा, फिर कम हुआ, फिर बड़ा, और फिर ये बिल्कुल ड्रॉप कर गया। मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हो कैसे वेरी कर रहे हैं। और 3D से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट दिख रहा है, ये 4D वाले हैं और ये 5D वाले हैं। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है, क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स मुझे ग्राफ से बताओ? क्या दिख रहा है? ये क्या शो कर रहे हैं ग्राफ कि जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट, अगर मैं 3D सीरीज ले रहा हूं तो ये पहले इंक्रीज कर रहे हैं और फिर एक मैक्सिमा पहुंच रहे हैं, मैक्सिमा जहां पे ऑलमोस्ट मिडल एलिमेंट से, और उसके बाद में ये फिर डिक्रीज कर रहे हैं, उसके बाद ये डिक्रीज कर रहे हैं। देख रहे हैं ये इंक्रीज हुआ, फिर कम हो, फिर ये देखो उसके बाद डिक्रीज कर गया, और यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल है आयरन, कोबाल्ट और निकल का। तो ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, एक्सप्लेन करो कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट ग्रुप में इनका ट्रेंड क्या है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट इन 3D सीरीज मान लीजिए। तो आपको तो मैंने ये कहा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेटेलिक बॉन्डिंग के ऊपर है। अगर मेटल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अगर बॉन्डिंग कम है, मेटेलिक बॉन्डिंग कम है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? यहाँ पर ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा तो फिर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने वाली है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो जाएगा तो बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। तो फिर आपको पता ही है कि अगर मैं ये देखता हूँ, जैसे अगर मैं कहूँ स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो आपको पता है इसमें D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D5 और 4s1 हो जाता है क्रोमियम, और ये D5 और 4s2 है, तो ये D6 हो गया, फिर ये D7 हो गया, D8 हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हो मिडल में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तीन। भी कैसे होता है? ऐसे होता है, 1 2 3 4। ये मेरा S है, ये S है, और ये मेरा D है।
एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, 2 3 4 5, तो मिडल में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होने वाला है। और आगे फिर पेयरिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन आगे तो ये पेयर हो गया, 7 आगे तो पेयर होंगे, तो पेयरिंग जैसे जैसे पेयरिंग होती जाएगी स्टूडेंट्स, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। इसीलिए ये ग्राफ ऐसा दिख रहा है, ये बड़े ये और ये ऐसे हुए, ये बड़े और फिर कम हुए। तो आपको ग्राफ जो है वो समझ में आया। पहले तो ये सोचो कि मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, तो मेल्टिंग पॉइंट विल is increasing because the number of unpaired electron increases near the middle. After that pairing starts, the number of unpaired electron decreases, therefore the melting point falls. मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका हो गया, ये जब मैं पहुंचा वहां पर जिंक का आ गया, ये सबसे नीचे गिर गए हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट कम हो गए। क्रोमियम का सबसे हाई चले गया और इस तरह से ये कम होते गए, कोबाल्ट निकल, और यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर और ये जिंक, ये गिर गए इनके मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो पूरा D10 हो गया, वो D10 हो गया, आपको वहां पर D10, तो इस तरह से उनके मेल्टिंग पॉइंट कम हो गए। तो मेल्टिंग पॉइंट जिंक का बहुत कम हो जाएगा क्योंकि वो D10 है, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, D10 हो गया ये। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, और इसीलिए इसकी डिस्टिलेशन की जाती है। अगर आप मेटलर्जी का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये डिस्टिल ऑफ हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए हैं। अब 3D से कम 4D वालों का ज्यादा है और 5D वालों का उनसे भी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको एक तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, मेल्टिंग पॉइंट 5D सीरीज का 4D से ज्यादा है और इनका 3D से ज्यादा। 5D वाले हैवियर है, मतलब जो हैवियर एलिमेंट है स्टूडेंट, हैवियर एलिमेंट्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है मोर है, ज्यादा है। तो इसका मतलब इनमें जो मेटल मेटल बॉन्डिंग हो रही है स्टूडेंट वो स्ट्रॉन्गर है, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर मेटल मेटल बॉन्डिंग। जिनमें मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है, हैवियर एलिमेंट्स में मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर हो जाती है स्टूडेंट, इसलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ जाते हैं। तो 5D सीरीज वाले के सबसे ज्यादा देखिए मेल्टिंग पॉइंट किसका है, टंगस्टन का। टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट दिख रहा है, इसका कितना हाई चले गया है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में मेल्ट नहीं होता, जब करंट पास करते हो तो थोड़ी हीटिंग भी होती है, और अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो मेल्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा बल्ब। तो इसलिए टंगस्टन का देखिए सबसे हाईएस्ट है। जो वैल्यू हाईएस्ट और लोएस्ट होती है एग्जाम में पूछी जाती है, मैं कह रहा हूँ पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी वर्ड आई से। टंगस्टन का सबसे हाईएस्ट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किसका सबसे हाईएस्ट है, देख रहे हो टंगस्टन सबसे टॉप पर है। तो जिनकी मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन दिख रही है। अब देखो कि मैंगनीज का कम क्यों हो गया, टेक्नीशियन का कम क्यों हो गया, एकदम ये गिर क्यों गए, यहाँ पर क्यों गिर गए स्टूडेंट, इसका क्या आंसर दोगे, देख रहे हो मैंगनीज एक्सेप्शनल मैंगनीज, और यहाँ पर ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों हो गया, इसका लेस क्यों हो गया, इसके अंदर तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 में है, डी में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसका रीजन हम कह सकते हैं, कोई बहुत सही आंसर नहीं मिला, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैंगनीज की 4s2 3d5, तो ये हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसलिए ये बॉन्डिंग नहीं ज्यादा करते। तो ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स, they are more stable, they are less involved in bonding। एक रीजन मैं ये कह सकता हूँ। सेकंड ये कह सकता हूँ कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है,
क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर भी मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं। हमने कहा था ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन अगर इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो भी मेल्टिंग पॉइंट पे चेंज आएगी। तो ऐसे भी एक्सेप्शन हमें दिख रही है कि जो मैंगनीज का उसका कम हो गया। स्टूडेंट इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए, इसको भी नोट कर लो स्टूडेंट। जहाँ पे एक्सेप्शन होती है वो क्वेश्चन बन जाती है, डिप कर गया तो जिंक कैडमियम मरकरी का कम है, वो सॉफ्ट है, मरकरी लिक्विड है, तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो गए क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैंगनीज के पास हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, तो ये बॉन्डिंग में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ड्रॉप हो गया। और इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट में, कॉम्प्लेक्स होता है। ये रीजन बताए जा रहे हैं आपको। एक्सेप्शनल लो मेल्टिंग पॉइंट है मैंगनीज का, दिख रहा है, ये गिर गया यहाँ पर, यहाँ से गिर गया। ये एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं, और टंगस्टन का सबसे हाईएस्ट दिख रहा है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। 5D का 4D से ज्यादा है, 4D का 3D से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। इन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, कोई पॉइंट मिस हो जाता है और अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उन्हें मिलती रहेंगी वीडियोस, ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की, फिजिकल की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज मिलती रहेगी। तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, उसमें आपको सारे क्वेश्चन आंसर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी मिल रहे हैं, जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है, और इनको आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अब एक मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आपको पता लग गया, सबसे हाईएस्ट कहां पे आया, टंगस्टन में। ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे, और जिसकी मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उनके मेल्टिंग पॉइंट हायर होते हैं। एक ट्रांजिशन एलिमेंट में N-1d इलेक्ट्रॉन और Ns दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग भी और कोवलेंट बॉन्डिंग दोनों ही हो सकती है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट S ब्लॉक एलिमेंट से बहुत ज्यादा है। ये बहुत हार्ड है, सोडियम तो नाइफ से कट गया था, मैंने बताया आपको, सॉफ्ट था, ये हार्ड है। अब एक और चीज बता दूं इनके बारे में, जो हम यहाँ पे एंथैल्पीज हमने लिखी है, एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। सेकंड प्रॉपर्टी है एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। ये डेल्टा AH की बात कर रहा हूँ। ये क्या होता है, ये आपस में एटम जुड़े हुए हैं सॉलिड में, इनको एटमाइज करना है, एटम को तोड़ के बाहर निकालना है, तो उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए, उसके लिए मुझे हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो कितनी एनर्जी लगेगी, इसको बोलते हैं एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। तो एक छोटी सी डायग्राम यहाँ पे आपकी बुक में मिलेगी, ये एटॉमिक नंबर देख रहे हैं और ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, किलो जूल पर मोल में दी जा रही है, किलो जूल पर मोल में ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दी गई है। आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक टेबल है, आप उसको देख सकते हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से ये जो भी वैल्यूज हैं आप वहां से देख सकते हैं बुक से, किलो जूल पर मोल में होती है, किलो जूल पर मोल में होती है, ये एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन जो है वो इंक्रीज करती हैं, और मिडल में, ऑलमोस्ट मिडल में एक मैक्सिमा आता है, और उसके बाद वो डिक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्वेश्चन आ गया कि व्हाई द एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन फर्स्ट इंक्रीजेस एंड नियर द मिडल एंड देन इट डिक्रीजेस। वही ट्रेंड जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में मिला था, ऑलमोस्ट सिमिलर है स्टूडेंट्स। तो इसको भी हम यही कह रहे हैं कि जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट, उनके अंदर मेटालिक के मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जिसमें मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसमें मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी क्या होगी, वो ज्यादा हार्ड हो जाएंगे, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उनकी एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन बढ़ जाती हैं। इसीलिए ये बहुत हार्ड है, दूसरे मेटल से भी हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, या फिर किसी के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। जैसे कि जो एक्सेप्शन वहां देखी थी, यहाँ भी देख रहे हो मैंगनीज का नीचे गिर गया, तो 5
देख रहे हैं जो एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन है उनके ट्रेंड और इनमें ऑलमोस्ट सिमिलरिटी है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड पे डिपेंड करती है। तो मोर जिसके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी ज्यादा है, लेकिन जहां पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाती है जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन की जैसे मैंगनीज के केस में हुई, तो वहां पर ये देख रहे हैं एटमाइजेशन थोड़ी कम हो गई है, ड्रॉप कर दी है, गिर गई है। यहाँ देख रहे हो ये मैंगनीज है, यहाँ पे गिर गई है। और फिर जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो कम होती जा रही है, ड्रॉप कर रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जिंक, कैडमियम और मरकरी के केस में बहुत कम आ रही है वैल्यूज, क्योंकि उनके कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हैं डी वाले, D10 वाले हैं, तो उनके पास जो मेटल मेटल बॉन्डिंग कम हो जाती है। और ये भी देख रहे हैं कि 4D की 5D की एटमाइजेशन एनर्जी थी, 4D 5D वाली सीरीज जो है ये 5D सीरीज है, इसकी 4D सीरीज से ज्यादा है और इसकी 3D सीरीज से ज्यादा है। ये ऑर्डर है आपका, ये ऑर्डर है एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन का, क्योंकि जो हेवियर एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर मेटल मेटल बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है स्टूडेंट्स। और अगर मेटल मेटल बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो वो आपस में ज्यादा स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए हैं, तो हमें उनको एटमाइज करने के लिए, एटम को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उनकी एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन बढ़ जाती है। इसको भी नोट कर लिया जाए स्टूडेंट, इसे एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो नोट कर लो। तो मैंने दो ग्राफ दिखाए हैं, दोनों एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में आता है। अभी तक हमने आपको जो भी डिस्कशन किया ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इस लेक्चर में बताए गए, और आपको मेनली इसमें मेल्टिंग पॉइंट्स बताए गए और एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन बताई गई, और किन एलिमेंट्स की ज्यादा होगी किन की कम होगी उनके रीजंस बताए गए स्टूडेंट्स। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके पेपर में, तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और ये ग्राफ अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखना चाहें तो आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं किसका बढ़ रहा है किसका कम हो रहा है, और उसके रीजंस पूछे जाते हैं पेपर में। सिर्फ मरकरी ही ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, बाकी सब सॉलिड हैं आपके सामने जितने मेटल्स आए हैं। टंगस्टन इंपॉर्टेंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाइयर जा रहा है, आप दिख रहे हैं, इसीलिए इसका यूज भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में किया जाता है। तो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं, ये हमारे एप्लीकेशन के और डेली लाइफ में बहुत यूज होती हैं। तो फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, जहां मैं इनके और भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, कलर हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं, एलॉयज हैं, ये सारी डिस्कशन हमारी होगी। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज होती हैं, ये किस तरह से इनकी वैल्यूज हैं, और इनके ऑक्साइड्स और हैलाइड्स की स्टेबिलिटी, ये सारे हम क्वेश्चन करेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स। तो फिर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़िए, ताकि हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड में उनको यहाँ पे सॉल्व करें। तो फिर गुड नाइट, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास। ओके, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, और एनर्जी रखिए, एनर्जी रखिए, एनर्जी ही काम आएगी, हमारे टाइम को वेस्ट ना करिए। गुड नाइट स्टूडेंट्स।